दो इंडस्ट्रीज़ हैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो कि मार्केट कैप्चर करके रहती हैं। एक सोनी एंटरटेनमेंट हो गया प्ले स्टेशन कंसोल्स के लिए, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट हो गया एक्सबॉक्सेस के लिए। दोनों के अपने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स चलते हैं, राइट। दोनों अपने अपने कंसोल्स निकालते हैं। अब जब कोई गेम नया मार्केट में आएगा, या तो वो प्ले स्टेशन पर एक्सक्लूसिवली जाएगा या वो एक्सबॉक्स पे जाएगा, और यही लड़ाई हमेशा रहती है कि भाई प्ले स्टेशन पे लॉन्च हो गया, एक्सबॉक्स पे कब लॉन्च होगा। हो सकता है 1 साल के बाद लॉन्च होगा। जब वो एक एक्सबॉक्स पे लॉन्च हो जाएगा, फिर आप 1-1.5 साल रुकोगे कि वो गेमिंग के लिए डिजिटल वर्जन निकालेंगे वो गेम्स। तो ये वाला फाइट रहा है हमेशा से। तो एक सेंट्रलाइजेशन तो बहुत बड़ा इशू था ही कि हर किसी के पास एक्सेस नहीं था। तो इन सब चीज़ों को आप बोल सकते हो एक बेस पॉइंट लेते हुए प्लान ऐसा निकला कि एक लेयर 1 ब्लॉकचेन निकलेगी। लेयर 1 एंड वंस अगेन फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड गेम सेंट्रिक ब्लॉकचेन। अभी तक इंडिया से आपके पास पॉलीगॉन है एज अ लेयर 2, सो आवर प्लान वाज टू गो 1 स्टेप अहेड इन लाइफ टू क्रिएट एन L1। सो दैट्स हाउ साइफर ब्लॉकचेन का इजाद होता है आज से 1.5-2 साल पहले। एक आइडिया फेज में साइफर का प्लान लेके हम लोग एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर के पास। एक ग्लोबल एवरेज जो कैगर का है रन्स अराउंड 9%, 9.28% गेमिंग इंडस्ट्री का, एंड दैट टू हाइपर रियलिस्टिक गेमिंग की बात कर रहा हूँ मैं। एंड देन अगर हम इंडिया मार्केट की बात करें तो वो डबल हो जाता है। अगर हम ग्लोबल एवरेज के हिसाब से देखें तो इंडिया में ऑलमोस्ट 15.7, 15.9 के हिसाब से प्रोजेक्टेड है नेक्स्ट ईयर जो जाएगा। वेरी इंप्रेसिव अगर आप गेम डेवलपर हो, राइट। एंड देन इन इंडिया इटसेल्फ अगर हम गेम प्लेयर्स की बात करें, 90% ऑफ द क्राउड इज स्टिल ऑन मोबाइल फोन्स टू प्ले गेम्स, राइट। अगर हम कंसोल्स, गेमिंग पीसी और मोबाइल को अगर इकट्ठा करने की कोशिश करें तो मोबाइल फोकस्ड गेम पे ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड है। और मोबाइल प्लस एक दूसरा एस्पेक्ट भी आता है कि पोर्टेबल चीज़ है, राइट, यू कैन कैरी। एक और जो प्लस पॉइंट रहा बीइंग लाइक फॉर द कंट्री एज इन इंडिया, यहाँ पे उस इकोसिस्टम से गेम का स्पेसिफिकली गेमिंग डेवलपमेंट का या फिर गेमिंग कंपनीज का बहुत ज़्यादा टैम बढ़ जाता है इंडिया में। पैसा पहली प्रायोरिटी नहीं होती है, एक्सपीरियंस पहली प्रायोरिटी होता है, और उसकी एक गेमर की एक यूज़र जर्नी बहुत मायने रखती है। और जब गेम बैन हो जाता है वो पूरी की पूरी उसकी यूज़र जर्नी ख़त्म हो जाती है। PUBG वापस लौट के आता है, बट उसको अपनी जर्नी स्क्रैचेस से शुरू करनी पड़ती है इंडिया मार्केट के अंदर। तो जो आपने पैसा लगाया था अपने गेम के अंदर, जो आपने चीज़ें खरीदी थी, वो सारी की सारी रातों रात वैनिश हो जाती हैं। आपकी सारी की सारी प्रोग्रेस वैनिश हो जाती है, आपकी सारी की सारी अचीवमेंट्स वैनिश हो जाती है, टूर्नामेंट से आप गायब हो जाते हो। अब आपको फिर से शुरुआत करनी है। अब यही चीज़ अगर Web3 एस्पेक्ट में होती तो एवरीथिंग शुड हैव बीन टैग्ड विद योर वॉलेट एड्रेस रादर देन आपके अकाउंट एड्रेस के साथ। यानी ईमेल एड्रेस, पासवर्ड से चीज़ें लिंक नहीं होती, आपकी प्रोग्रेस आपके वॉलेट एड्रेस से लिंक्ड होती है। तो अगर गेम चला भी जाता है, वापस आता है, नहीं आता है, कोई दूसरा गेम आता है, आप अपना सारा का सारा डेटा लेके जा सकते हो जहाँ जाना है आप। देखिए ई स्पोर्ट्स में तो खासकर Web3 और ब्लॉकचेन की बहुत ज़रूरत है आज की तारीख में, राइट। एक एस्पेक्ट जो है वो है ट्रांसपेरेंसी को लेके। मान लो आज की तारीख में एक ई स्पोर्ट गेम है जो आप खेलते हो, राइट, उसमें एक लीडर बोर्ड चल रहा है। तो जो वो टूर्नामेंट लीडर बोर्ड दिखा रहा है आपको, उसको सच्चाई मानना पड़ता है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है। जो आपको दिखाया जाएगा वो आपको मानना पड़ेगा। अगर वो लीडर बोर्ड दिखाता है कि आप 10th रैंक पे हो, तो फिर आप 10th रैंक पे हो, राइट। आप फाइट नहीं कर सकते, आप कंपनी के साथ जाके नहीं फाइट करोगे कि मेरा 10th रैंक क्यों है, उसका प्रूफ क्या है। बट जब यही चीज़ ब्लॉकचेन पे ऐड होती है तो सारी की सारी चीज़ें पब्लिक ब्लॉकचेन पे ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाई जा सकती हैं कि भाई आप इस स्टेज पे आए थे, आपने इतना इतना गेम के अंदर खेला था, बाकी जो गेमर्स थे उन्होंने इतना इतना कंट्रीब्यूट किया था, या उनके इतने इतने एफर्ट्स थे, उसकी वजह से ये रैंकिंग डिफाइन हुई है। तो सबसे पहली चीज़ तो एक ट्रांसपेरेंसी को लेकर आती ही आती है। दूसरी आती है कि जब भी ई स्पोर्ट गेम और गो टू VPN हाँ obviously. So specifically me, I'll zip my mouth on that one, right? मैं तो zip लगाऊंगा VPN पे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। थैंक यू टू डेक्स्टर, उन्होंने ये स्पेस स्पॉन्सर किया इसके लिए। एंड वेलकम सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। आई नो हम बहुत देर से बात कर रहे थे, पर एक फॉर्मेलिटी के लिए हम फिर से वेलकम कर लेते हैं आपको। एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक्स यार। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लाइक यू पीपल टू एक्चुअली टेक द टाइम आउट। संडे है आज, आई नो, राइट। देन थैंक्स टू डेक्स्टर एज वेल फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल दीज थिंग्स। स्मॉल बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम विनोद है,
Vinod Kumar. I'm the founder and CTO for Cypher Blockchain. So Cypher Blockchain is what we are building. It has been almost 2 years, like 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को बिल्ड करते हुए, और आज की तारीख में हम यहाँ स्टैंड करते हैं कि अल्फा टेस्टनेट लॉन्च हो चुका है फाइनली 6 दिसंबर को, और प्लान नेक्स्ट ये आता है कि 6 अप्रैल 2024, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से अब 30 से 40 दिन रहते हैं बस, तो अल्फा टेस्टनेट के बाद अभी ये बीटा टेस्टनेट आ रहा है मार्केट में, और फिर मेन नेट आता है 6 सितंबर 2024 को। तो फिलहाल इन शॉर्ट ये फिलहाल प्लान्स हैं, टाइमलाइंस हैं। और मैं अभी वैसे सर से पूछने ही वाला था, सर ने पहले ही इन शॉर्ट सारी इंट्रो दे दी है। तो सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस कैसे वेब3 से, अगर हम ब्रीफ में जाने की कोशिश करें तो आपका कैसे इंट्रोडक्शन हुआ? ज़्यादातर मैं अज्यूम करता हूँ ज़्यादातर जितने भी फाउंडर्स होते हैं वो ऐसे इंट्रोड्यूस होते हैं ताकि उनको सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में पता चलता है और वो एज इन्वेस्टर इस स्पेस को चेक करते हैं कि इसमें है क्या। एज यूज़र आते हैं, एज इन्वेस्टर आते हैं, एज ट्रेडर कोई कोई आते हैं। तो सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस हिसाब से होते हैं। तो आपने मतलब कैसे इंट्रोड्यूस हुए, अगर हम ब्रीफ में जाने तो? क्वेश्चन तो आपका अच्छा है और मोस्ट प्रॉब्ली आपने वैसे आंसर भी इस चीज़ का दे ही दिया है यहाँ पे। तो मेरा करियर जाता है, इफ़ आई टॉक अबाउट हाउ एग्जैक्टली इट स्टार्टेड, so I started with Hutchison SR, like Vodafone, which you people know in today's time. तो वोडाफोन से पहले हचिसन एसआर होता था। मैं बात कर रहा हूँ सन 2009 की। ओके हाँ, अगर किसी को पता नहीं तो वोडाफोन का पहले हच नाम हुआ करता था। तो इट वाज HUTCH। तो हचिसन एसआर, तो हचिसन एसआर से फिर वोडाफोन एसआर, तो वहाँ पे कस्टमर सर्विसेज एंड देन ऑडिटर की प्रोफाइल पे काम किया। देन आई स्विच टू IBM, राइट। IBM वाज माय फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी टू वर्क फॉर। वंस अगेन कस्टमर सर्विस से फोकस शिफ्ट होता है टेक सपोर्ट पे 2010 में, राइट। तो 2010 में IBM 18 महीने IBM के लिए काम करने के बाद आई स्विच टू कन्वर्जेस। AT&T करके एक प्रोजेक्ट होता था मेरे पास क्लाइंट का, विच इज़, जिनको नहीं पता, AT&T जैसे वोडाफोन इंडिया में है एंड देन AT&T US में है, राइट, कैरियर सर्विस। देन AT&T के बाद माइक्रोसॉफ्ट पैन एशिया, माइक्रोसॉफ्ट हैंडल किया वर्कफोर्स मैनेजमेंट में। ऑलमोस्ट लाइक 5 साल का मेरा करियर वहाँ पे जाता है एज अ डेटा एनालिस्ट। उसके बाद एक्सेंचर में अमेजोन का प्रोजेक्ट था फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस को लेके, और वंस अगेन डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल पे। सो 2020 रफली अराउंड लाइक सितंबर 2020 इज़ व्हाट माय MNC करियर केम टू एन एंड। उसी बीच ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है। वन ऑफ माय मैनेजर इंट्रोड्यूस मी टू दिस वन। सो 2017 से 2020 ये 2.5-3 साल गए मेरे। एंड जैसे आपने बोला कि ज़्यादातर लोग एज एन इन्वेस्टर ही आते हैं, लोगों को बिटकॉइन का पता चलता है, तो फॉर मी एज वेल इट वॉज मोर ओवर लाइक एन इन्वेस्टर। आप बोल सकते हो एक माइक्रो इन्वेस्टर, राइट, नॉट अ बिग इन्वेस्टर। सो जस्ट टू ट्राई कि क्या है, राइट। इथेरियम हो गया, राइट, ये सब बाय करना। उस टाइम पे एक ऐप चलती थी इंडिया में जेप पे के नाम से, राइट। ये CoinDCX एंड WazirX बहुत लेटेस्ट स्टेज पे आती हैं चीज़ें जर्नी में। तो आप बोल सकते हो कि जेप पे वॉज माई फर्स्ट ऐप दैट आई यूज्ड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सिनेरियो कुछ ऐसा होता था गाइज कि 10,000 रुपये सैलरी में से आपने डिपॉजिट कर दिया और फिर आप एक दिन में 100 बार 150 बार अपनी ऐप को चेक करते हो, राइट, कि 10,000 के 20,000 बन गए कि 10,000 के सिर्फ 2,000 ही रह गए। सबकी जर्नी कहीं ना कहीं यहीं स्टार्ट होती है। तो 5 से 6 महीने मेरा इन्वेस्टमेंट में जाता है। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट की फेज़ पे आई स्टार्टेड वर्किंग, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, काफ़ी एक्सप्लोर की चीज़ें, काफ़ी चीज़ें सीखी भी। सो दैट्स वन एस्पेक्ट जो कि मैं हर किसी को समझाता हूँ कि लर्निंग कभी नहीं रोकनी चाहिए किसी को भी। यू नेवर नो कि करियर आपको कहाँ लेकर जाएगा आपकी लाइफ में। तो आई स्टार्टेड लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, फिर वहीं से सॉलिडिटी आती है। सो इन टुडेज टाइम एज वेल, बीइंग अ CTO फॉर साइफर ब्लॉकचेन, आई मोर ओवर टेक केयर ऑफ द टेक पार्ट, इंक्लूडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑडिट करना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखना। तो कुछ ऐसी जर्नी रही है मेरी कि आप बोल सकते हो एक कस्टमर सर्विस से टेक सपोर्ट से एनालिस्ट, देन एनालिस्ट से इन्वेस्टर, एंड देन इन्वेस्टर से मोर ओवर लाइक अ डेवलपर, एंड देन फाइनली CTO। ग्रेट। तो गेमिंग, जैसे कि आप एल्बम बना रहे साइफर ब्लॉकचेन, तो उसका एक बड़ा फैसेट है, आपने खुद बोला था कि गेमिंग हम बना रहे हैं एक
एक ब्रिज भी बना रहे हैं हम अपने L1 से कि एक Web3 डेवलपर जो गेम बनाना चाह रहा है और एक डेवलपर गेम डेवलपर उनके बीच में एक ब्रिज बने और वो एक कॉमन प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, कॉमन गेम डेवलपमेंट में काम कर पाए, इसके लिए भी आप हेल्प कर रहे हैं। और साथ में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप खुद के स्टूडियोज भी बना रहे हैं जहाँ पे आप खुद भी गेम्स बना रहे हैं। राइट। तो स्पेशली गेमिंग में कहाँ से आपको इंटरेस्ट आया कि मतलब गेमिंग में करना है, और कहाँ आपने इस पर रिसर्च की होगी? ऑब्वियसली एक समझदार इंसान बेवजह कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करता है, तो ऑब्वियसली तो इसके डेटा पॉइंट्स क्या थे जिससे आप कन्विंस हुए? क्योंकि ऑब्वियसली मतलब एज आप खुद गेम खेलते हो मुझे पता है, मतलब तो एक होता है कि एक तो प्योर लव तो है गेम्स को लेकर के, बट कोई भी सीरियस काम डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही कर पाता है और इन्वेस्टर्स को भी उसी से डेटा पॉइंट्स ही कन्विंस कर पाता है। तो डेटा पॉइंट्स आपने क्या देखी गेमिंग सेक्टर को लेकर के ओवरऑल वर्ल्ड में और स्पेसिफिकली इंडिया में, और Web3 गेमिंग उस डेटा में कहाँ पे कोई डेटा हो Web3 गेमिंग से रिलेटेड, अगर ये 3 चीज़ों को हम टच करें तो अगर हम गेमिंग एज अ पॉइंट डिस्कशन यहाँ पे लेते हैं तो आई हैव बीन अ गेमर माई सेल्फ एज वेल माई होल लाइफ, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम मारियो एंड कॉन्ट्रा वो वाले डेज, राइट, अपने चाइल्डहुड के, एंड देन स्विचिंग टू कस्टम पीसीज, जो कि आप बोल सकते हो कि कस्टम पीसीज पे गेम खेलना, और फिर फाइनली कंसोल्स, एक्सबॉक्स हो गए, प्ले स्टेशन। सो रिसेंटली आई बॉट अ प्ले स्टेशन 5 एज वेल, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि गेम खेलने का मन है। सर राइट, मैं खेल सकता हूँ आगे? ज़रूर ज़रूर, एनी टाइम यार गाइस, एनी टाइम यू पीपल हैव ऑल द एक्सेस यू नीड। सो गेमिंग एक ऐसी चीज़ है, आप बोल सकते हो कि बहुत सारी चीज़ों को लेके एक माइंडसेट होता है गेमिंग सेक्टर को लेके। एक ऐसा भी गेमर होता है जो कि अपने डे टू डे लाइफ में आप बोल सकते हो कि 4 घंटे 5 घंटे गेम खेलता है, राइट, कुंडी बंद कर देंगे, ठीक, हमें नहीं मतलब है कि बाहर दिन हो रहा है कि रात हो रही है, कि मॉम या डैड कोई खटखटा रहा है, ठीक है, भूख लगी है नहीं लगी है, भूख प्यास सब भूल के रहता है इंसान, गेम में इतना डूबा रहता है, राइट। गेमिंग इस तरीके का आप बोल सकते हो कि एडिक्शन है। देन साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम गेमिंग, और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसोल्स की बात यानी प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स की या फिर कस्टम पीसी की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे बात करूँगा उस लेवल पे गेमिंग, खासकर एक इंडिया एज अ कंट्री की, कि बहुत सारा यूथ इंडिया में ऐसा है जो कि टेक सेवी है आज की तारीख में, राइट, टेक्नोलॉजी सेवी है, और गेम इंडल्जेंस इतनी ज़्यादा है, और गेमिंग लाइक पबजी हो गया, राइट, मोबाइल गेमिंग फॉर दैट पर्टिकुलर से, इंडिया में 90% गेमर्स जो हैं इस समय वो मोबाइल एडिक्शंस के साथ हैं, राइट। और मोबाइल पे भी कुछ ऐसे गेम अवेलेबल हैं जैसे पबजी हो गया, आपका कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, तो इस तरीके के गेम वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पा रहे हैं यूज़र्स को, और यूज़र आर हैप्पी विद दोज पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस। तो आप बोल सकते हो कि फॉर माई होल लाइफ आई हैव बीन अ गेमर, राइट। आप मेरे से गेमिंग के लिए कभी भी बोल दो, इट डजेंट मैटर कि वीकडे है या वीकेंड है, राइट, खाना लगा है टेबल पे, स्टिल गेमिंग हो सकता है मेरा पहला प्रेफरेंस होगा उस चीज़ को लेके। खाना ठंडा हो जाएगा कोई बात नहीं, बट गेम नहीं छूटना चाहिए, राइट। तो इसी तरीके से व्हेन आई वाज इनटू ये ब्लॉकचेन वाला जर्नी, व्हाट आई फाउंड दैट दे आर सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन द वर्ल्ड, राइट, स्पेसिफिकली गेमिंग को लेकर भी। पहली ये चीज़ है कि जितने भी हाइपर रियलिस्टिक गेम है, एंड वंस अगेन मैं जब गेम्स की बात करता हूँ अपनी लाइफ में, मेरे लिए हाइपर रियलिस्टिक गेम्स सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए लेवल गेम ही गेम माने जाते हैं, राइट। मेरे लिए वो लूडो या कैरम गेम्स नहीं होते हैं। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, जिन लोगों को ट्रिपल ए गेम का मतलब नहीं पता, ऑल्दो खुद गेमर वो होंगे और उनको ट्रिपल ए गेम खेल रहे होंगे, पर एक बार आप फिर भी बता दो, मतलब एक सेंटेंस में क्या कौन से गेम्स होते हैं? ठीक है, अगर मेरे को बाइफर्केशन करना होगा सिंगल ए, डबल ए या ट्रिपल ए लेवल गेमिंग में, तो ये मोर ओवर आप बोल सकते हो कि गेम की कॉस्टिंग पे भी डिपेंड करता है और गेम के विजुअल्स पे भी डिपेंड करता है, कितना इमर्सिव है गेम, कितना इमर्सिव है, राइट। अगर आप ट्रिपल ए लेवल गेम की बात करते हो तो उनका आप बोल सकते हो एक स्टैंडर्ड बिल्ड करने के लिए या फिर एक डेवलपमेंट कॉस्ट बेयर मिनिमम 30 मिलियन 40 मिलियन डॉलर्स तक का होता ही होता है। GTA को एक एग्जांपल ले लेते हैं, GTA इज वन ऑफ योर एग्जांपल्स, ट्रिपल ए लेवल गेम्स को लेके बहुत इमर्सिव हो, स्टोरी लाइन हो, बहुत ज़्यादा इमर्सिव हो, और उनकी एक फैन फॉलोइंग भी उसी हिसाब से बन चुकी है आज की तारीख में। एंड ट्रस्ट मी, जब गेमर्स की बात आती है तो गेमर्स बहुत रिलीजियस तरीके के लोग होते हैं, राइट। अगर वो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वाले हैं तो वो लड़ जाएंगे पबजी वाले लोगों के साथ, ठीक है, कि कॉल ऑफ ड्यूटी ही बेटर है। ऐसे ही पबजी के साथ भी है, राइट। जो पबजी खेलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उनके लिए शायद पबजी सब बेटर है कॉल ऑफ ड्यूटी से। तो इसी तरीके से जो फोर्जा होराइजन खेलते हैं उनके लिए फोर्जा ज़्यादा अच्छा है नीड फॉर स्पीड से, और जो नीड फॉर स्पीड खेलते हैं उनके लिए नीड फॉर स्पीड
एक तरीके से भगवान है गेम में। तो आप बोल सकते हो एक फ़ैन फॉलोइंग उस लेवल की है, राइट। जब हम सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए लेवल की बात करते हैं तो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस की बात आती है। साथ ही साथ कितना डेवलपमेंट कॉस्ट गया है उसको बनाने में, उसका भी वहाँ पे जिक्र होता है। तो इस तरीके के गेम्स को, एज ए सेड, हाइपर रियलिस्टिक गेम, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, इमर्सिव गेम, इनको मैं अपनी लाइफ में गेम मानता हूँ, राइट। तो इसी चीज़ को आगे लेते हुए, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे इस दुनिया में। एक तो ये था कि मोनोपली बहुत है। जब मोनोपली की बात आती है कि 2 इंडस्ट्रीज़ हैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो कि मार्केट कैप्चर करके रहती हैं। एक सोनी एंटरटेनमेंट हो गया प्लेस्टेशन कंसोल्स के लिए, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट हो गया एक्सबॉक्सेस के लिए। दोनों के अपने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स चलते हैं, राइट। दोनों अपने अपने कंसोल्स निकालते हैं। अब जब कोई गेम नया मार्केट में आएगा, या तो वो प्लेस्टेशन पे एक्सक्लूसिवली जाएगा या वो एक्सबॉक्स पे जाएगा, और यही लड़ाई हमेशा रहती है कि भाई प्लेस्टेशन पे लॉन्च हो गया, एक्सबॉक्स पे कब लॉन्च होगा। हो सकता है 1 साल के बाद लॉन्च होगा। जब वो एक एक्सबॉक्स पे लॉन्च हो जाएगा, फिर आप 1-1.5 साल रुकोगे कि वो गेमिंग के लिए डिजिटल वर्जन निकालेंगे वो गेम्स। तो ये वाला फाइट रहा है हमेशा से। तो एक सेंट्रलाइजेशन तो बहुत बड़ा इशू था ही कि हर किसी के पास एक्सेस नहीं था। सो व्हाट इफ अगर आपने एक्सबॉक्स खरीद लिया अपनी लाइफ में, बट गेम ही मार्केट में आता है और प्ले स्टेशन पर लॉन्च हो जाता है, आपका तो लॉस है, राइट। आपने 40,000 50,000 INR रुपीज़ खर्च कर दिया एक्सबॉक्स खरीदने के लिए, बट फिर भी आपको 1-1.5 साल वेट करना पड़ रहा है गेम खेलने के लिए। आप या तो बोलो कि आपने एक कस्टम पीसी बना लिया गेमिंग के लिए, बट एक नया सीजन आया गेम का, अब वो बात करता है कि भाई 4090 RTX का ग्राफिक कार्ड होगा तो ही गेम चलेगा। आपके पास 3080 का था जो कि आपने 1.5 लाख रुपए का लिया था, वो पैसा पूरा पूरा पानी में जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अपग्रेड्स रिक्वायर्ड हैं अगर आपको अपग्रेडेड गेम्स खेलने हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरीके की मोनोपली बहुत रही। दूसरी ये भी मोनोपली रही कि जब आप किसी मार्केट प्लेस पे जाते हो गेम को सर्च करने के लिए, राइट, तो कुछ ही गेम हैं जिनके डाई हार्ड फैंस हैं इस समय मार्केट में, और उस लेवल के गेम्स को आप लिटरली अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो। 10-12 गेम्स हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाते हैं। बट अगर गेम डेवलपमेंट की बात की जाए, गेम बनाने की बात की जाए, तो ऑलमोस्ट 1000-1500 गेम हैं इस समय मार्केट प्लेसेस में। बट वो 1000-1500 कहीं ना कहीं खो जाते हैं। जैसे कि हम ओपन सी की बात करते हैं, NFTs की बात करते हैं। NFTs बनाते बहुत लोग हैं, बट हर किसी की NFTs बिकती नहीं है। हर किसी के NFT पे वो आप बोल सकते हो इंगेजमेंट नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों को आप बोल सकते हो एक बेस पॉइंट लेते हुए प्लान ऐसा निकला कि एक लेयर 1 ब्लॉकचेन निकलेगी। लेयर 1 एंड वंस अगेन फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड गेम सेंट्रिक ब्लॉकचेन। अभी तक इंडिया से आपके पास पॉलीगॉन है एज अ लेयर 2। सो आवर प्लान वॉज टू गो 1 स्टेप अहेड इन लाइफ टू क्रिएट एन L1। सो दैट्स हाउ साइफर ब्लॉकचेन का इजाद होता है आज से 1.5-2 साल पहले। एक आइडिया फेज में साइफर का प्लान लेके हम लोग एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर के पास। वी प्रेजेंट द आइडिया, दे गॉट इंटरेस्टेड एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। आपने अभी आपने बोला कि साइफर ब्लॉकचेन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है और पॉलीगन लेयर 2 है। अगर हम ब्रीफ में एक समझना चाहें कि लेयर 1 और लेयर 2 क्या होता है, मतलब किस टेक्निकल भाषा में ना समझा करके, अगर हम नॉर्मली किसी एनालॉजी के साथ समझाएं, किसी दूसरे चीज को एग्जांपल के तौर पे लेकर के समझाएं इजी लैंग्वेज में, जो इंसान नया समझ सकता है, कॉलेज स्टूडेंट देख रहा है, उसको समझाया जाए तो अगर हम समझाएं तो ठीक है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले एक लेयर 1 ब्लॉकचेन बनती है, राइट। जब एक ब्लॉकचेन बनती है तो कुछ उसके एस्पेक्ट्स हार्ड कोडेड होते हैं उस ब्लॉकचेन के सामने, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो पत्थर की लकीर बोलते हैं, राइट। एक बार पत्थर की लकीर खींच दी तो वो खींच दी, वो मिटाई नहीं मिटेगी कभी। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो, एग्जैक्टली वो आप हिला नहीं सकते हो, चेंज कर सकते हो, पर स्ट्रक्चर जो है फाउंडेशन जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसको ऐसे समझते हैं कि एक लेयर 1 ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करती है, इथीरियम, राइट। इथीरियम कहती है कि ठीक है भाई, आप ट्रांजैक्शन करोगे हमारी ब्लॉकचेन पे, तो एक ट्रांजैक्शन जो है 5 मिनट में प्रोसेस होगा, और एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में से इंडियन करेंसी में 1000 रुपये की फीस लगेगी, राइट। ये एक तरीके का हार्ड एग्जाम्पल के लिए एक लेयर 1 ब्लॉकचेन बिल्ड हो जाती है, चल जाती है। अब मान लीजिए एक नई ब्लॉकचेन या फिर एक नया फाउंडर आता है जिसके पास उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग लेयर 1 में इथीरियम के कुछ सॉल्यूशंस हैं, उसके पास आइडियाज हैं उसके दिमाग में, और वो अचीव कर सकता है जो लेयर 1 की लिमिटेशंस हैं, एग्जैक्टली उसको सॉल्व कर सकता है। से जो 5 मिनट में ट्रांजैक्शन होता था, तो नए फाउंडर के पास एक सोल्यूशन है कि 5 मिनट के बजाय मैं उसको से 25 सेकंड में पूरा कर सकता हूँ, और जो फीस आपकी 1000 रुपये INR लगती थी, मैं आपको 10 रुपये में करवा सकता हूँ। बट मैं पूरा का पूरा स्क्रैचेस से बिल्ड नहीं करना चाहता हूँ पूरा आर्किटेक्चर, क्योंकि अगर मैं स्क्रैचेस से बिल्ड करूंगा, वंस अगेन वो एक नई लेयर 1 हो जाएगी, नई ब्लॉकचेन बन जाएगी, एंड देन यूजर का माइग्रेशन ईजी नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ नया क्रिएट करोगे, पहले से मार्केट में यूजर्स इथीरियम पे हैं तो क्यों आएंगे आपकी ब्लॉकचेन पे।
तो एज अ फाउंडर व्हाट यू डिसाइड कि फाउंडेशन तो मैं वही रखूंगा लेयर 1 की, मैं उसके साथ एक पैरेलली ब्लॉकचेन चला लूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि इथीरियम के जो एड्रेस हैं 0x800 से शुरू होते हैं वो सेम ही रखते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस चेंज नहीं करते हैं, यूज़र को अपना वॉलेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम वॉलेट एड्रेस वो एग्जिस्ट करा सकता है। उसके साथ ही साथ बस मैं अपने ये 2 एस्पेक्ट्स उसमें ऐड कर दूंगा और एक नई ब्लॉकचेन निकल के आ जाएगी प्राइमरी ब्लॉकचेन यानी इथीरियम में से। तो इसलिए अब हम नई वाली ब्लॉकचेन को लेयर 2 बोलेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पॉलीगॉन कहती है कि 10 रुपये ट्रांजेक्शन फीस लगेगी, राइट। कल को एक नया फाउंडर भी आ सकता है मार्केट में जो बोलेगा कि भाई 10 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन फीस है, मेरे पास सोल्यूशन है, मैं उसको 1 रुपये कर सकता हूँ। तो उस केस में जो नई चीज़ बनेगी उसको फिर हम लेयर 3 बोलेंगे, यानी लेयर 2 के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करके फिर से पैरेलली फोक करके आपने कुछ और बना दिया। तो दैट्स हाउ लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 इस तरीके से चलती हैं मार्केट में। अच्छा, जैसे कि एक बिल्डिंग हमने बनाई नॉर्मल, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, अच्छी बिल्डिंग है, उसको लेयर 1 बोल देंगे, लेयर 1 ब्लॉकचेन। उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स थे, तो किसी ने सोचा कि मैं कि नई बिल्डिंग जिसके अंदर लिफ्ट हो वो बनाने से बढ़िया मैं लिफ्ट बना दूंगा जो उसके अंदर सर्व करेगी, उसको लेयर 2 का सोल्यूशन बोल देंगे कहने के लिए। अगर आप किसी को बोल समझाए सकते हो, या फिर इससे बेस्ट एक एग्जांपल हो सकता है ट्री यानी पेड़, कि भाई एक पेड़ है वो सीधा हाइट में ऊपर बढ़ता है यूकेलिप्टस की तरह, राइट। आप कुछ नया बनाना चाहते हो क्योंकि पहली वाली में कोई ब्रांचेस नहीं थी, तो जितनी उसकी ग्रोथ है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्टिकल ही जा रही है ऊपर की तरफ, राइट। तो आप क्या करते हो, आपकी उसकी जड़ें, उसका तना चेंज नहीं करते हो, आप बोलते हो मैं उसमें से एक ब्रांच निकाल दूंगा भाई जो कि लेफ्ट साइड में जाती है, राइट। अब पेड़ सीधा बढ़ने के बजाय सीधा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ लेफ्ट या राइट में भी जा रहा है। एडिंग फीचर ब्रांचेस निकाल दी हमने उसमें कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को सॉल्व करते हुए। सो दैट्स हाउ लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 इस तरीके से बनती हैं। अब हमारे साथ ये एस्पेक्ट था कि हम एक डेडिकेटेड ब्लॉकचेन सिर्फ और सिर्फ गेमिंग की तरफ फोकस बनाना चाहते थे, इसलिए लेयर 1 का आप बोल सकते हो कि प्लान था बनाने का। तो आप बोल सकते हो एक लेयर 1 ब्लॉकचेन डेडिकेटेडली वर्किंग फॉर द गेमिंग इंडस्ट्री एंड दैट टू हाइपर रियलिस्टिक गेमिंग के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ गेमिंग प्रोडक्ट के लिए ही कुछ उस पर बिल्ड किया जाए, मेनली उसको डिज़ाइन किया जाएगा गेमिंग डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। और अगर हम डेटा पॉइंट्स की बात करें, जितना मैंने पढ़ा है कि जितना आपको हमारी बात हुई थी कि जैसे कि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसका ईयरली ग्रोथ बोले, कैगर बोले या फिर रेवेन्यूज़ बोले, तो जैसे कि आई थिंक मुकेश अंबानी ने भी बोला था ये कि म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री एंड स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक इंडस्ट्री जो भी ओवरऑल इनको कंबाइन करा जाए, जब भी जो गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू होगा वो ज़्यादा होगा। इसका एग्जांपल एक हमने अभी बात करी थी कि 2019 में गेमिंग इंडस्ट्री का जो ओवरऑल रेवेन्यू था वो 190 बिलियन था। अगर हम NBA की बात करें वो अराउंड 90 या फिर 60 बिलियन था, और हॉलीवुड की बात करें वो भी कुछ 70-80 बिलियन, अंडर 100 था, और म्यूजिक इंडस्ट्री भी अंडर 100 था, और उसको कंबाइन करें जब भी 190 बिलियन वो नहीं हो पा रहा था, नहीं पहुंचता है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आपको हर एक एज लेवल का इंसान देखने को मिलता है, राइट। टैम एग्जैक्टली, जो आपका टोटल अचीवेबल मार्केट है। अगर हम कैगर की भी बात करते हैं तो एक ग्लोबल एवरेज जो कैगर का है रन्स अराउंड 9%, 9.28% गेमिंग इंडस्ट्री का, एंड दैट टू हाइपर रियलिस्टिक गेमिंग की बात कर रहा हूँ मैं। एंड देन अगर हम इंडिया मार्केट की बात करें तो वो डबल हो जाता है। अगर हम ग्लोबल एवरेज के हिसाब से देखें तो इंडिया में ऑलमोस्ट 15.7, 15.9 के हिसाब से प्रोजेक्टेड है नेक्स्ट ईयर जो जाएगा। वेरी इंप्रेसिव अगर आप गेम डेवलपर हो, राइट। एंड देन इन इंडिया इटसेल्फ अगर हम गेम प्लेयर्स की बात करें, 90% ऑफ द क्राउड इज स्टिल ऑन मोबाइल फोन्स टू प्ले गेम्स, राइट। अगर हम कंसोल्स, गेमिंग पीसी और मोबाइल को अगर इकट्ठा करने की कोशिश करें तो मोबाइल फोकस्ड गेम पे ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड है। और मोबाइल प्लस एक दूसरा एस्पेक्ट भी आता है कि पोर्टेबल चीज़ है, राइट, यू कैन कैरी। एक और जो प्लस पॉइंट रहा बीइंग लाइक फॉर द कंट्री एज इन इंडिया, यहाँ पे डेटा जो है अब लोगों के आप बोल सकते हो डे टू डे लाइफ का पार्ट है, राइट। हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन उन दिनों से जहाँ पे ऑलमोस्ट 250-300 रुपये में 1 GB डेटा मिलता था 28 दिन के लिए। आज हमारे पास 1.5 से 2 GB पर डे का डेटा मिलता है, राइट। हमारे यहाँ पे आज की तारीख में आप बोल सकते हो कि
फाइबर ऑप्टिक्स इतने सस्ते हैं, 700 रुपये 800 रुपये पर मंथ पे आपको 300 Mbps की स्पीड मिल जाती है वाईफाई की। हाँ, मैंने आपके लिया पास हुआ है। प्लेयर्स हैं मार्केट में लाइक जियो एंड एयरटेल विच प्रोवाइड्स अनलिमिटेड आपका 5G सर्विसेज भी लॉन्च होने के बाद एक एक्सपीरियंस देने के लिए यूजर को। तो डेटा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक्सेसिबल है, affordable है अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है हर किसी के लिए। आज की तारीख में हर कोई 5G फोन नहीं तो एटलीस्ट 4G फोन तो अपने साथ लेकर चलता ही चलता है, राइट। एंड देन मोबाइल फोन्स भी आज की तारीख में 10 से 15 हज़ार रुपए में उस लेवल के मिलने लग गए हैं मार्केट में, जो कि गेमिंग स्टैंड पॉइंट से बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे खासे गेम्स उसके अंदर खेल पाओगे। तो उस इंडिया मार्केट इकोसिस्टम से गेम का स्पेसिफिकली गेमिंग डेवलपमेंट का या फिर बहुत गेमिंग boost मिलता कंपनीज का बहुत ज़्यादा टैम बढ़ जाता है Right. इंडिया में। और मैंने देखा है कि इंडिया में ही जो इंटरनेट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। यूके में कितनी है इसको पता है शायद, इसको यूके में कनेक्शन है तो यूके यूरोप वगैरह में तू बता ना, तेरे को आइडिया होगा। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट डेटा वहाँ पे एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू इंडिया। बहुत ज़्यादा। नहीं, फॉर बोथ यूके एंड यूएस मार्केट अगर आप उठा लो साथ में तो इंडिया से बहुत महंगे हैं, राइट। I'll give you a small example, right? Most probably I'm talking about 10 years back, right, when I used to work for IBM. तो उस समय यूके का जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, इधर BT विच इज़ ब्रिटिश टेलीकॉम और वर्जिन मीडिया, राइट, वहाँ पे जो प्लान्स चलते हैं दैट इज़ रफली अराउंड लाइक $100 के हैं, $99 के हैं। दो उनके पास फैमिली प्लान्स होते हैं, वो वहाँ के लोग फैमिली प्लान्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इंडिया में वो चीज़ नहीं है, इंडिया में हम लोग शायद इंडिविजुअल प्लान्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम पोस्ट पेड में इतना प्रेफर नहीं करते हैं। यूएस एंड यूके में लोग पोस्ट पेड को ज़्यादा प्रेफर करना पसंद करते हैं अपनी लाइफ में। तो बट येस, कंपैरेटिवली इंडिया इज़ यू कैन से चार्जिंग 10% ऑफ वॉट यूएस और यूके में चार्ज होता है। यहाँ पे इतना सस्ता डेटा है। जब हम 250-300 रुपये की बात करते हैं विच इज़ रफली लाइक $3 से $4 की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। कोई कंट्री आपको $3 से $4 में इंटरनेट नहीं दे रही है आज की तारीख में, वो भी इतना हाई स्पीड इंटरनेट है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है फॉर दैट सेक, राइट। 5G अगर अवेलेबल नहीं है हर नुक एंड कॉर्नर में कंट्री में, तो 4G तो एटलीस्ट अवेलेबल है ही है, राइट। आज की तारीख में आप ट्रेन में भी ट्रैवल करते हो तो भी आपके पास इतनी दिक्कत नहीं आती है डेटा को एक्सेस करने में। आप मेट्रोज में भी ट्रैवल करते हो तो डेटा एक्सेसिबिलिटी है, राइट। आपको कहीं पर भी अगर आप खुद से भी ट्रैवल करोगे तो आपको ये बोल सकते हो कि 100 में से 2 बंदे 3 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जो कि उस समय PUBG खेल रहे होंगे अपने मोबाइल पे। इस तरीके से एडिक्शन है। तो गेमिंग की तो डिमांड है, स्पेसिफिकली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया गेमिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और क्या नाम है, जैसे कि कोई डेवलपर देख रहा है, ज़्यादातर डेवलपर्स ज़्यादा वेब3 की तरफ आ रहे हैं। अगर हम वो बात करें तो एंट्रीज डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट में रहती है। तो अगर कोई डेवलपर देख रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं वेब3 में वेब3 डेवलपमेंट में, अगर हम गेमिंग की बात ना करें तो डेवलपमेंट में स्विच करें ना करें, कि पहले क्या चीज़ करें, मतलब वो मैंने काफ़ी बच्चों से बात की तो उनका क्वेश्चन ये रहता है कि हम स्विच करें कि ना करें, ऐसी कंपनीज में आए या ना आए वेब3 कंपनीज में। तो उन डेवलपर्स को क्या कहना है, और स्पेशली ऐसे डेवलपर्स जो कुछ गेम्स बनाना चाहते हैं उनको क्या कहना है, जो अभी कोई यंग डेवलपर देख रहा हो तो। ठीक है, तो मैं ना इसको इस पॉइंट से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, इजीली समझाते हैं। इजी, राइट, लेमन लैंग्वेज में। हाँ। Web2 और Web3 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई वुड से टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोच का डिफरेंस है यहाँ पे। Web2 और Web3 में आप जो भी कुछ Web2 में डेवलप करते हो आप Web3 एस्पेक्ट लगा के उसको डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आप बात करते हो कोई डेवलपर है जो कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है अपनी लाइफ में कि उसको Web3 में आना है या नहीं आना है, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। अगर आप एक लैंग्वेज पे काम करते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट पे काम करते हो, तो सॉलिडिटी कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट से ही उठ के चीज़ें आ रही हैं। और सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इतने इजी टू अंडरस्टैंड है, अगर आप उठा के देखोगे वहाँ पे आपको / कमेंट्स इतने सारे मिल जाएंगे जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं। बहुत लेमन लैंग्वेज में आप आज की तारीख में उसको सीख सकते हो। दुनिया भर का डेटा अवेलेबल है, इंटरनेट पे है, गिटहब पे है, टू बी स्पेसिफिक, राइट। इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं, सीखना बहुत आसान है। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि कोई एक Web2 डेवलपर है जो कि गेम बनाता है, तो उसको Web3 में आने के लिए ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, राइट। Web2 में आपके पास क्या होगा, एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म होगा गेम के अंदर। आप कोई ना कोई Web2 में भी आप टोकन्स दे रहे होगे जो कि टोकन्स गेम के अंदर ही यूज हो रहे होंगे, राइट। इन गेम रिवॉर्ड प्रोग्राम्स जो होते हैं, इनफैक्ट टोकन्स की यूज केस बहुत ही सामने दिख के आएगी कि ऑब्वियसली गेम्स के लिए हम टोकन्स ले रहे हैं। बट अब Web2 में प्रॉब्लम ये है कि मान लो अगर एक गेम है उसके अंदर अगर आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है
तो आपको उसके अंदर ही खर्च करना पड़ेगा, राइट, यूज़ करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल यहाँ से भी आता है, लेट्स से ई कॉमर्स, राइट। आप मिंत्रा पे शॉपिंग करते हो, आपको मिंत्रा शॉपिंग करने के बाद कुछ मिंत्रा के टोकन्स दे देती है, बट आप उसको बाय द एंड ऑफ द डे स्पेंड तो मिंत्रा पे करोगे ना। आप ऐसा तो नहीं कि आप टोकन्स को ले जाओगे इंटरऑपरेबिलिटी करके अमेजोन पे यूज़ करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के जो आप बोल सकते हो रिवॉर्ड प्रोग्राम्स हैं, वो उसी प्रोग्राम के अंदर ही रन होते हैं, वहीं कंज्यूम होते हैं। बट एज इन Web3 की जब बात आती है तो इंटरऑपरेबिलिटी है। आप उन टोकन्स को चाहे एक्सचेंजेस पे लेके चले जाओ, आप उन टोकन्स को किसी और गेम के अंदर लेके चले जाओ, वहाँ यूज़ कर लो। तो वो एक आपको प्लस पॉइंट मिलता है कि आप किस लेवल पे उस चीज़ को लेके जा सकते हो, उसके यूज़ केसेस को। तो Web2 में यूज़ केसेस लिमिटेड हैं, Web3 में एक पूरा पूरा नया होराइजन ओपन हो जाता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर पाओगे आगे चल के। और रिवॉर्ड्स तो ऑब्वियसली हम एज इन गेमिंग एसेट्स के रूप में भी हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और हम खरीदते भी हैं, लोग खर्च करते हैं किसी भी एसेट को खरीदने में। तो उसकी जो वैल्यू है, क्योंकि Web3 में आ जाता है एज NFT कोई आ गया कोई इन गेमिंग एसेट, तो उससे क्या डिफरेंट अरेना खुल जाता है गेमर्स के लिए। आई नो, मुझे पर्सनली पता है, फिर भी अगर हम किसी को समझाएं, एक स्टूडेंट को, एक गेमर को, तो इन गेमिंग एसेट का Web3 एज NFT हो जाना उस क्या फायदा देता है गेमर को। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ इस हाँ, चीज़ को। easily समझते हैं। हाँ, लेट्स सी एक Web2 का एक पहले एग्जांपल लेते हैं, राइट। एक गेम है जो कि आप खेलते हैं और आपके 3 फ्रेंड्स खेलते हैं, राइट। उन 3 फ्रेंड में से एक पहला फ्रेंड है जिसने अपने फादर का या फैमिली में किसी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके इन गेम आप बोल सकते हो बैलेंस टॉपअप किया हुआ है, इन गेम एसेट्स खरीदने के लिए बैलेंस टॉपअप किया, से 10,000 रुपये का बैलेंस टॉपअप किया हुआ है। अब आप एज इन स्पेसिफिकली आप भी कुछ खरीदना चाहते हो, बट आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या फिर डैड नहीं देंगे, राइट, यानी पापा नहीं मानेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट आता है, पापा नहीं मानेंगे, राइट। तो उस केस में अगर आप अपने फ्रेंड को भी बोलोगे कि भाई तुम्हारा खुद का कुछ खरीदने का मन है इंडिविजुअली, तो वो बैलेंस ना आपके पास ट्रांसफर नहीं कर सकता है। वो बैलेंस उसके खुद के अकाउंट के साथ अटैच है, वो अपने खुद के ही गेम में उसको यूज़ कर पाएगा। इसी चीज़ को जब हम Web3 के एस्पेक्ट से देखते हैं तो इस मोर ओवर आपने या आपके फ्रेंड ने पहले से कुछ परचेज करके रखा है, बैलेंस यानी टॉपअप कोई डिजिटल एसेट्स लेकर रखे हैं, सिंपली वो आपको ट्रांसफर कर देगा। आप स्किन्स खरीद लो, आप इन गेम एसेट्स खरीद लो, तो वहाँ पे कोई बाउंडेशंस या बाउंड्रीज नहीं आती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपको लेटेस्ट अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, गूगल का डेवलपर अकाउंट, राइट। आप एक ऐप बनाते हो एंड्रॉयड की, आपको पब्लिश करनी है, आपको उस चीज़ के लिए $25 की एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है गूगल को, राइट। स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट इंडिया एज अ कंट्री, ट्रस्ट में 10 में से 1 क्रेडिट कार्ड होगा जो कि गूगल के प्लेटफॉर्म पे चलता है। SBI नहीं चलते हैं, ICICI बैंक्स नहीं चलते हैं, HDFCs नहीं चलते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है। तो होगा क्या कि आप डेवलपर हो या आप डेवलपर अकाउंट तो बनाना चाहते हो Web2 में, बट आपको एटलीस्ट अपने फैमिली के अलावा भी आस पड़ोस और दोस्तों में पूछना पड़ेगा यार किसी के पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। बट ये चीज़ Web3 में नहीं आती है। Web3 में आपके पास एसेट्स है, आप उसको कंज्यूम करो, आप उसको ट्रांसफ़र करो, आप उसको अपने वॉलेट में रखो, जैसे आप करना चाहते हो आप करो, वो आपका है, राइट। आप उसकी ओनरशिप को लेकर बैठे हुए हो। सिमिलरली जैसे अभी आपने NFTs का भी टॉपिक उठाया, एंड ट्रस्ट मी NFTs एक नेक्स्ट लेवल की ओनरशिप आपको देता है लाइफ में। लेट्स टेक एन एग्जांपल PUBG को ही लेकर, कि कुछ साल पहले PUBG था इंडिया मार्केट में, जब उसके बाद रातों रात PUBG बैन होता है इंडिया में। उस समय तक आपने जितने भी परचेजेस किए, जितना भी पैसा स्पेंड किया, राइट, एंड देन अपार्ट फ्रॉम पैसा खर्च करने का, सी फ्रॉम अ गेमर प्रोस्पेक्टिव, ट्रस्ट मी, पैसा पहली प्रायोरिटी नहीं होती है, एक्सपीरियंस पहली प्रायोरिटी होता है। और उसकी एक गेमर की एक यूज़र जर्नी बहुत मायने रखती है। हो सकता है उसने 1 साल खेला और वो आप बोल सकते हो एक रैंक में ऐसे लेवल पे पहुंचा, 100 रैंक से वो टॉप 10 में बैठा हुआ है, राइट। बट जब गेम बैन हो जाता है, वो पूरी की पूरी उसकी यूज़र जर्नी खत्म हो जाती है। PUBG वापस लौट के आता है, बट उसको अपनी जर्नी स्क्रैचेस से शुरू करनी पड़ती है इंडिया मार्केट के अंदर। तो जो आपने पैसा लगाया था अपने गेम के अंदर, जो आपने चीज़ें खरीदी थी, वो सारी की सारी रातों रात वैनिश हो जाती हैं। आपकी सारी की सारी प्रोग्रेस वैनिश हो जाती है, आपकी सारी की सारी अचीवमेंट्स वैनिश हो जाती है, टूर्नामेंट से आप गायब हो जाते हो। अब आपको फिर से शुरुआत करनी है। अब यही चीज़ अगर Web3 एस्पेक्ट में होती तो एवरीथिंग शुड हैव बीन टैग्ड विद योर वॉलेट एड्रेस रादर देन आपके अकाउंट एड्रेस के साथ। यानी ईमेल एड्रेस पासवर्ड से चीज़ें लिंक नहीं होती है, आपकी प्रोग्रेस आपके वॉलेट एड्रेस से लिंक्ड होती है। तो अगर गेम चला भी जाता है, वापस आता है, नहीं आता है, कोई दूसरा गेम आता है, आप अपना सारा का सारा डेटा लेके जा सकते हो जहाँ जाना है आपको। और मेन बात है कि ऑल्दो गेम नहीं जाना चाहिए, कोई सा भी गेमर्स को अच्छा नहीं लगता है लेकिन अगर वो गेम चला जाए
तो उसके जो एसेट्स हैं वो एक तरीके से सोवेनियर हो जाएंगे और उसको क्योंकि वो गेम बहुत पॉपुलर था, उस सोवेनियर या फिर इन गेमिंग के एसेट के जो वैल्यू है, अब तो वो एक लिमिटेड नंबर के ही बचे हैं ओवरऑल वर्ल्ड में क्योंकि गेम चला गया, तो उसकी जो वैल्यू है वो एक ना क्या बोलते हैं सोवेनियर की तरह, सोवेनियर की जो वैल्यू होती है किसी भी एंटीक चीज की होती है, प्राइस अप्रिशिएट होता है उस चीज़ को लेके। और प्लस अगर गेम बैन भी होता है तो किसी स्पेसिफिक कंट्री में बैन होता है, राइट? ऑल ओवर द ग्लोब बैन नहीं होता है गेम कभी भी। तो अगर स्पेसिफिकली इंडिया में भी अगर बैन होता है तो अगर आपके पास वो गेम एसेट्स एज एन एनएफटी है, गो टू अ सेकेंडरी मार्केट प्लेस, इफ यू वांट टू सेल देम ऑफ, राइट? एटलीस्ट आपने जो पैसा लगाया उसको आप इनकैश तो कर सकते हो ना, रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। बट वेब 2 मार्केट प्लेस में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। और गो टू VPN हाँ obviously So specifically me, I'll zip my mouth on that one, right? मैं तो zip लगाऊंगा VPN पे। But yes, Web 3 आपको बहुत सारे solutions देता है जब आप उसको कंपेयर करते हो Web 2 से, क्योंकि Web 2 में limitations हैं, बहुत ज़्यादा limitations है चीज़ों को लेके। And then once again, जितने ज़्यादा माइंड होंगे चीज़ों को डेवलप करने में, दैट्स वाई वी से कि डेवलपर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है मार्केट में। ट्रस्ट में, अगर कोई सोच भी रहा है कि मेरे को वेब 3 में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आई वुड से जंप अहेड एंड कम इन, आओ और बनाओ, राइट? क्योंकि आज की तारीख में बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं वेब 3 इकोसिस्टम में, और हम लोग भी चाहते हैं कि वेब 3 इकोसिस्टम उस लेवल पे ग्रो हो जाए जहाँ पे वेब 2 पूरा का पूरा, अगर एक बार में नहीं तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में माइग्रेट हो चुका होगा वेब 3 एस्पेक्ट से, राइट? यू नेवर नो कि सोनी एंटरटेनमेंट्स ही कल को अनाउंसमेंट कर दे कि पिछले 3 साल से वो वेब 3 एस्पेक्ट पे काम कर रहे थे एंड नाउ ब्लॉकचेन इज इंटीग्रेटेड इनटू इट। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लेते हैं चैट जीपीटी का, राइट? यहाँ पे इस रूम में जितने लोग हैं 7-8 सालों से काम कर राइट, हाँ, बट अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया से 2023 से, पिछले साल से चैट जीपीटी के बारे में जानती है। स्टेल्थ मोड पे था बहुत दिनों से ये, पिछले 6 साल 7 साल से वो बिहाइंड द कर्टन बन रहा था। आई थिंक 2013-14 से बन रहा था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2016 if I'm not wrong, but हाँ, it might be 7-8 साल तो है, इतना कंफर्म है। तो we never know, right? Because see, giants and corporations like Sony and Microsoft, उनके पास दोनों चीज़ हैं, right? उनके पास कैपिटल भी है, रिसोर्सेज भी है। तो you never know कि वो बैक एंड में या बिहाइंड द कर्टन हो सकता है चीज़ें डेवलप हो रही हो, सिर्फ अनाउंसमेंट की देर है। और ऐसा भी हो सकता है कि वेब 2 इकोसिस्टम में वो इतने अच्छे से सर्वाइव करके बैठे हैं कि उनको लगता है कि हमें अपने गेमर का यूज़र एक्सपीरियंस चेंज ही नहीं करना है, उनका यूज़र बहुत हैप्पी है, राइट? जो बंदा और गेमिंग कंसोल्स और पीसीज पे खेलता है और अगर वो खुश है गेम खेलने में, उतना उनके पास आप बोल सकते हो इन गेम टाइम कैप्चर हो रहा है गेमर्स के थ्रू। इतने सारे गेमर्स हैं और अगर कोई शिफ्ट नहीं होना चाहता है तो वेब 2 चलता रहेगा। सो एज आई ऑलवेज सेज, हमेशा वेब 3 का चेरी ऑन द केक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तो कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके लिए सोल्यूशन क्रिएट करो। 100% एग्री। एग्जैक्टली, जबरदस्ती की प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर सोल्यूशन क्रिएट करना इज नॉट अ सोल्यूशन। जस्ट फॉर द वर्ड कि मैं ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, एट द एंड ऑफ द डे मतलब कोई भी बिजनेस करना भी जरूरी है और उस बिजनेस के साथ सोल्यूशन निकालना जरूरी है, वरना एक कंज्यूमर को या फिर एक यूजर को, एंड यूजर को टेक्नोलॉजी का कोई फर्क नहीं पड़ता है टेक्नोलॉजी से। बट क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी जो समझ गया उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि वेब 3 इज अ टेक्नोलॉजी वेयर जहाँ पे फिलॉसफी, सोच, हमारी आपने सोच की बात की थी, सोच और इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी तीनों का एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है। इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ जाती है, आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज है जब भी आप यहाँ पे आओगे, क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ऐसे, और टेक पर्सन हो, टेक सेवी हो, तो जब भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा वेब 3 टेक्नोलॉजी आफ्टर बेसिक्स क्लियर करने के बाद। और एक फिलॉसफी है कि डिसेंट्रलाइज चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ओनरशिप, डेटा की ओनरशिप या फिर किसी भी एसेट की ओनरशिप, डिजिटल एसेट की, ये तीनों चीज़ में जो इंटरेस्ट रखता है उसको ऑटोमेटिकली ये ग्रैब कर लेती है अटेंशन उसको। ओके, तो अगर हम शॉर्ट में ई स्पोर्ट्स की बात करें, जो कि ग्रो हो रहा है, ऑब्वियस सी चीज़ है, जो गेमर्स उनको पता है, वहाँ पे क्या वेब 3 इंटीग्रेट फ्यूचर में होता है वो देख रहे हैं ई स्पोर्ट्स को। एंड सेकेंडली, ई स्पोर्ट्स के अंदर क्या इफेक्ट लाएगा वेब 3 का टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और क्या, जैसे कि आप हैकाथॉन्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं साइफर ब्लॉकचेन, और इवेंट्स तो ऑब्वियसली होते ही हैं डेवलपर्स के, तो
मेरा मानना है कि आई डोंट नो आपके प्लान में है कि नहीं, आपको ई स्पोर्ट्स भी कराना चाहिए जो वेब3 गेम के ई स्पोर्ट्स हैं, ताकि वहाँ पे लोग आएँ और वेब3 गेम्स को एटलीस्ट एक टेस्ट ले। मेरा मानना है, अब ऑब्वियसली मुझे लग रहा है फ्यूचर प्लान्स होंगे इस चीज़ के। देखिए ई स्पोर्ट्स में तो खासकर वेब3 और ब्लॉकचेन की बहुत ज़रूरत है आज की तारीख में, राइट। एक एस्पेक्ट जो है वो है ट्रांसपेरेंसी को लेके। तो मान लो आज की तारीख में एक ई स्पोर्ट गेम है जो आप खेलते हो, राइट, उसमें एक लीडर बोर्ड चल रहा है, तो जो वो टूर्नामेंट लीडर बोर्ड दिखा रहा है आपको उसको सच्चाई मानना पड़ता है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है। जो आपको दिखाया जाएगा वो आपको मानना पड़ेगा। अगर वो लीडर बोर्ड दिखाता है कि आप 10th रैंक पे हो तो फिर आप 10th रैंक पे हो, राइट। आप फाइट नहीं कर सकते, आप कंपनी के साथ जाके नहीं फाइट करोगे कि मेरा 10th रैंक क्यों है, उसका प्रूफ क्या है। बट जब यही चीज़ ब्लॉकचेन पे ऐड होती है तो सारी की सारी चीज़ें पब्लिक ब्लॉकचेन पे ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाई जा सकती हैं कि भाई आप इस स्टेज पे आए थे, आपने इतना इतना गेम के अंदर खेला था, बाकी जो गेमर्स थे उन्होंने इतना इतना कंट्रीब्यूट किया था या उनके इतने इतने एफर्ट्स थे, उसकी वजह से ये रैंकिंग डिफाइन हुई है। तो सबसे पहली चीज़ तो एक ट्रांसपेरेंसी को लेकर आती ही आती है। दूसरी आती है कि जब भी ई स्पोर्ट गेम है तो डेफिनेटली फ़ैन फॉलोइंग पूरे ग्लोबल स्केल पे है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक कंट्री को लेके होगी। इंडिया में जैसे क्रिकेट बहुत बड़ी चीज़ है, हो सकता है एक दूसरी कंट्री में क्रिकेट को उतना बड़ा ना माना जाता हो, रग्बी को माना जाता हो, गोल्फ को माना जाता हो, फुटबॉल को माना जाता हो, राइट, बास्केटबॉल को माना जाता हो, NBA। तो हर गेम की अलग अलग ऑडियंस है और वो स्कैटर्ड है पूरे ग्लोबल स्केल पे, राइट। हो सकता है कि गेम भले यूके में खेला जा रहा है NBA, बट उसका एक बहुत तगड़ा फैन जापान में बैठा हुआ है। तो अगर इन सब गेम्स को अगर कोई खेलना चाहता है तो उस चीज़ के लिए आप बोल सकते हो कि एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस इन द सेंस आप बोल सकते हो पार्टिसिपेशन एक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। जब पार्टिसिपेशन एक्सेस की बात आती है तो बात आती है फंड्स को लेकर भी, राइट। आप टूर्नामेंट्स वगैरह में पैसा भी लगाते हो, राइट, आप बेट भी करते हो चीज़ों पे, आप गैम्बल भी करते हो अपनी लाइफ में चीज़ों पे। तो अगर आपके पास एक वेब3 का आप बोल सकते हो इंजेक्शन है, इंजेक्शन इन द सेंस आप बोल सकते हो टच है वेब3 का, इन्फ्यूजन है उस चीज़ का, तो आप अपने फंड्स कहीं पर भी लेके जाओ, कहीं से भी गेम को खेलो, राइट। इट डज़ नॉट डिपेंड कि स्पेसिफिकली आपकी कंट्री में उसको एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एज ए गेमर आपके पास आप बोल सकते हो कि पूरा पूरा एक नया आसमान खुल जाता है उस गेम को एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड नॉट ओनली द डिजिटल एसेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ट्रांजैक्शन को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके, एक एक्सपीरियंस को लेके भी चीज़ें आती हैं। व्हाट इफ आपको NBA देखना पसंद है बट आज की तारीख में आप इंडिया में बैठे हो इसलिए आप टीवी पे देख सकते हो। व्हाट इफ एक मेटावर्स निकल के आता है वेरिन आप एक VR ग्लास लगा के आप एक्चुअली आपको ऐसा फील होता है कि आप स्टेडियम में बैठ के देख रहे हो, वो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये सब धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आती हुई मुझको दिख रही हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इन गेम्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाएंगी, जो कि नेक्स्ट लेवल शायद अभी तक हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया है। हो सकता है कुछ फाउंडर्स उस चीज़ को इमेजिन करके बैठे हों और वो एज अ प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा आने वाले टाइम में। थैंक यू सो मच, मतलब बहुत सारा अभी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होगा मुझे लग रहा है। तो थैंक यू सो मच सर अपना टाइम निकाल के आने के लिए। और अगर कुछ रह गया होगा तो अगली बार बात कर लेंगे। श्योर मिलते रहेंगे हम लोग। हाँ, तो थैंक यू सो मच। और मेन बात ये है कि कोई अपना टाइम निकाल के आता है तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल होता हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स सर। थैंक यू प्रशांत। थैंक्स एवरीवन।